शेड्यूल और स्ट्रेटजी एक एस्पिरेंट्स के जीवन में बहुत महत्व रखती है। डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, डिसिप्लिन के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएँगे। जीवन में आप पढ़ाई क्या आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। एक ही बात है, कोचिंग हमें मार्गदर्शन करती है, कोचिंग हमारा सिलेक्शन नहीं दिलाती है। कोचिंग आपको चलना सिखा देगी, करना आपको खुद ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोचिंग आपको सिखा देगी कि भई नहीं मेरे यहाँ 6 महीने आप पढ़ेंगे और सिलेक्ट हो जाएँगे। मैं मानता हूँ बेशक कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है एक एस्पिरेंट्स के जीवन में, डायरेक्शन के बेस पे। और बहुत ज़रूरी है जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पे विश्वास करना। जैसा वो बोल रहे हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका, वो आपको बता रहे हैं कि आपको 6 महीने बाद जब आप कोचिंग करके निकल जाएँगे यहाँ से, आपको कैसे चलना है। आप उसमें अपना दिमाग मत लगाइए कि मैं यहाँ पे पीएचडी करूँगा, मान लीजिए मैथ पढ़ रहा हूँ तो मैथ की 10 किताबें पढ़ूँगा, इंग्लिश की 10 किताबें पढ़ूँगा, उसकी भी किताब पढ़ दूँगा, सारी किताबें पढ़ दूँगा, सारे टीचरों की किताबें, तो वो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक किताब पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, उसको ही बार-बार प्रैक्टिस करिए। एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक सजेशन और देना चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट एसएससी की तैयारी करना चाहता है, वो अपनी टाइपिंग सबसे पहले रखे। टाइपिंग मस्ट है। तो मेरा सजेशन यही है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो ऑनलाइन ही अपना मॉक टेस्ट लगाएँ और बाकायदा लैपटॉप पर ही मॉक टेस्ट सॉल्व करें। टेबल चेयर लगा के या लाइब्रेरी में जैसे भी उनको स्ट्रगल टाइमिंग जो होता है एक तैयारी करने वाले बच्चे का, वो बहुत कठिन होता है। चुनौतियाँ काफ़ी आती हैं, कभी आपको फाइनेंशियल दिक्कत होगी, कभी आपको मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगी कि भाई नहीं हो पा रहा, अब छोड़ दूँ, अब छोड़ दूँ, अब छोड़ दूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी काम में लगे रहेंगे तो वो ना हो। अगर आप ठान लेंगे तो वो बिल्कुल होगा, 120% होगा। काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं इस तैयारी में। लगातार तैयारी करते रहे, कभी प्री में मार्क्स कम रह गए, कभी मेंस में हेलो कम नमस्कार रह गए, साथियों। कभी। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई और क्यों किसी रीजन के कारण, और आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हमारे साथ हैं शशिकांत सर जिनका एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन हुआ है। और आज ही सर से बात करेंगे इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में, क्या इन्होंने सोर्सेज रखे और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा। तो चलिए चलते हैं सर के पास में और जान सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। मेरा नाम शशिकांत है, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में हुआ है। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे आमंत्रित किया। तो एसएससी सीपीओ में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये जी मेरा 5वां अटेम्प्ट है जी। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक थी आपने पिछले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था और इस अटेम्प्ट में आपका हुआ? ऐसी क्या आपने पहली मिस्टेक की थी जो इस बार नहीं की? एक्चुअली मैं एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में 4 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर आपका फिज़िकल होगा, फिर उसके बाद मेरिट लगेगी, उसके बाद मेंस होगा, फिर मेडिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो प्रोसेस लंबा है, 4 फेज़ हैं एग्ज़ाम में, लगातार आपको फिट भी रहना होगा, घर से बाहर रह रहे हैं, खाने-पीने की भी समस्या होती है, हम लोग घर में रहते हैं तो उस हिसाब से हमको खाना-पीना मिलता रहता है, तो फिज़िकल वगैरह भी करना होता है। मतलब काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं इस तैयारी में। लगातार तैयारी करते रहे, कभी प्री में मार्क्स कम रह गए, कभी मेंस में कम रह गए, कभी एक बार मेरा 2 बार से मेडिकल फाइनल हुआ, फाइनल लिस्ट से आउट हुआ हूँ। एक बार 1 नंबर से रहा, एक बार 5 नंबर से रहा। तो इतना मोटिवेट कैसे रहे? क्योंकि और एस्पिरेंट जो होते हैं वो एक एक बार दो बार ट्राई करते हैं फिर उसके बाद में बैठ जाते हैं, लेकिन आप इतने लंबे टाइम तक टिके रहे। आप ये कहाँ से इतना मोटिवेशन आपको मिला? जी, मोटिवेशन तो आपका घर परिवार है, सबसे बड़ी बात, है ना? आप उनको ध्यान में रखेंगे तो मोटिवेशन आपको कहीं से नहीं चाहिए। किसी की वीडियो से नहीं चाहिए, किसी टीचर से नहीं चाहिए। वो मोटिवेशन आप ऑटो मोटिवेट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेशन के लिए अलग से कोई साधन चाहिए। सर आप इतने लंबे टाइम से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आई जिसके आपको कभी ना कभी लगा कि नहीं यार, अब ये हमसे नहीं हो पाएगा? जी, स्ट्रगल टाइमिंग जो होता है एक तैयारी करने वाले बच्चे का, वो बहुत कठिन होता है। चुनौतियाँ काफ़ी आती हैं, कभी आपको फाइनेंशियल दिक्कत होगी, कभी आपको मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगी कि भाई नहीं हो पा रहा, अब छोड़ दूँ, अब छोड़ दूँ, अब छोड़ दूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी काम में लगे रहेंगे तो वो ना हो। अगर आप ठान लेंगे तो वो बिल्कुल होगा, 120% होगा। सो यहाँ पर साथ ही साथ बात कर लें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया या फिर सेल्फ स्टडी की? क्योंकि मैं देखता हूँ मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट होते हैं वो या फिर कोचिंग लेते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं सेल्फ ही करते हैं। तो आपने किस टाइप के रिसोर्स को चुना? जी, इस एग्ज़ाम में प्री में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस।
तो सबका अलग अलग वेटेज है, 50-50 नंबर के मार्क्स होते हैं, 50-50 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं। तो रिसोर्सेज का क्या, अब तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद से ही करने की कोशिश करी लगातार, कोचिंग वगैरह तो नहीं की, लेकिन हाँ पर्टिकुलर जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के लिए जो टीचर अच्छा लगा उससे कर लिया। इंग्लिश के लिए तो पर्टिकुलर आपको फॉलो करना ही होगा कि नीतू मैम की बुक्स हैं, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। 400 में से 250 नंबर सिर्फ इंग्लिश के हैं। इसकी मेरिट आउट ऑफ 400 लगती है। तो 250 नंबर का आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए है तो आपको एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंग्लिश में ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं तब भी आप जॉब पा जाएंगे। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की ऑनलाइन क्लासेस देखी, और नीतू मैम की दो मेरे पीछे ये रखी हुई हैं बुक्स, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है इन बुक्स को आपको बेसिक में रखना है कि भाई इनको आपको पढ़ना ही है। उसके बाद जब आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर का एसएससी में बहुत बड़ा रोल है। 100 में से 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर आप सबसे पहले करें नहीं करेंगे तो बात आपकी अच्छी नहीं बन पाएगी। और प्रीवियस ईयर के लिए सबसे अच्छी बुक है किरण, किरण पब्लिकेशन की, ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे टेबल पर रखी है। तो किरण पब्लिकेशन में क्या है, सारे जैसे इंग्लिश में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, चैप्टर होते हैं, एरर आता है, पैराजम्बल्स आते हैं, वोकैब में आपका सिनोनियम आ गए, एंटोनियम है, वन वर्ड है, ईडियम्स हैं, स्पेलिंग्स हैं। और कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आपका पैसेज, क्लोज टेस्ट। तो तैयारी करने वाले बच्चे को क्या चाहिए होता है कि आपको प्रीवियस ईयर तो चाहिए, आप ईयर वाइज प्रीवियस ईयर निकालेंगे तो आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में मिलेंगे। बुक में क्या होगा, वो बुक के अंदर सारे चैप्टर वाइज आपको सेपरेट करके दे दिए जाते हैं। जैसे एरर्स हुए तो एरर के 1000 क्वेश्चन है पिछले 10 सालों के, साइन और एंटो हैं उनके 800 900 क्वेश्चन हैं। तो आपको उससे काफ़ी तैयारी हो जाएगी। आप ये चेक करिए कि आपको मेरा वीक पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए आपका ग्रामर पोर्शन ठीक है, आपका वोकैब कम है, तो आप वोकैब पे मेहनत कीजिए। सबसे ज़्यादा जो खेल है इसमें प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप गेन करेंगे, उतने ज़्यादा ही नंबर आप लाएंगे। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ सीखना है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा नंबर गेन कर लेंगे। यहाँ पर एक मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं कि जो टेस्ट सीरीज होती है उसको ऑफलाइन भी मार्केट में आती है, ऑनलाइन भी आती है। कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बेस्ट थी कभी किसी समय पर। इस समय तो मेरा सजेशन यही है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही अपना मॉक टेस्ट लगाएं और बाकायदा लैपटॉप पर ही मॉक टेस्ट सॉल्व करें, टेबल चेयर लगा के या लाइब्रेरी में, जैसे भी उनको सुविधा हो। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि लाइब्रेरी में ही आप जाएंगे बैठेंगे तो वहीं से आपको सिलेक्शन होगा, या उसके बगैर नहीं हो पाएगा। आपको आवश्यकता है लैपटॉप की, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर मिलता है। कई बार क्या होता है, बच्चे बच्चे लोग गलती करते हैं कि नहीं मैं रूम पे बैठ के लगा लूँगा, नहीं मैं मोबाइल में लगा लूँगा। तो मोबाइल में लगाने में और वहाँ पर पहुँचने में बहुत फ़र्क होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होंगे 200 बच्चों के बीच में, 200 बच्चों के बीच में बैठे होंगे तो वहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगा आपको। तो वो डिस्टर्बेंस और वो प्रेशर हैंडल करने का भी तो आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैं वो प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आपने लाइब्रेरी में बैठ के मॉक टेस्ट लगाया है, तो आपका रूम पे मॉक टेस्ट लगाना या आप जहाँ रहते हैं वहाँ मॉक टेस्ट लगाना और लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट लगाने में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। आपको उसकी आदत पहले से ही डालनी पड़ेगी कि मेरा वो प्रेशर हैंडल करने के लायक मैं हूँ कि नहीं। और जो एस्पिरेंट्स दिए होंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो लोग जानते हैं कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो पीछे, जैसे आप बैठे हुए हैं तो पीछे की साइड में इन्विजिलेटर चक्कर मारता रहता है, घूमता रहेगा, आपको डिस्टरबेंस होगा, लगातार होगा डिस्टरबेंस। तो उस चीज़ को भी तो आपको मेंटेन करना है। जब आप लाइब्रेरी में 50 बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या 50 बच्चों के डिस्टरबेंस का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। बेशक आपके अंदर एबिलिटी है, क्वालिटी है, आप बहुत अच्छा जानते हैं, आप अच्छा पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिना प्रेशर हैंडल करे वो नहीं हो पाएगा। तो एसएससी के एग्ज़ाम में कम समय होता है,
क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को बनाना होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे एक न्यू एस्पिरेंट एसएससी में आना चाहता है, तो वो अपनी प्रिपरेशन को कब से शुरू कर देना चाहिए? ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, अगर सीपीओ या सीजीएल में आना चाहता सीपीओ या सीजीएल का तो आप बोल रहे हैं, तो वो तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। उसके लिए तो ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। एसएससी में एक एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम और होते हैं, एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और दूसरा एग्ज़ाम होता है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला 10th बेस्ड होता है, और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है वो 10+2 बेस्ड होता है। तो बच्चा अगर आना चाहता है तो अपना 12th पास करने के बाद वो लग जाए अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि वो लगातार बना हुआ है, उसका एनर्जी लेवल अच्छा है, जुड़ा हुआ है परीक्षा से या पढ़ाई से, तो वो जल्दी अचीव कर लेगा। आप सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन करने के बाद आप तैयारी शुरू करें, अगर आपको करना ही यही है तो आप शुरू से करें। और एक सजेशन और देना चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट एसएससी की तैयारी करना चाहता है वो अपनी टाइपिंग सबसे पहले रखे। टाइपिंग मस्ट है। अब मैक्सिमम एग्जाम्स में टाइपिंग मस्ट कर दी गई है। एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में है, सीएचएसएल में है, और मेंस के दिन ही हो जाती है 1 घंटे बाद। तो टाइपिंग तो बहुत ज़रूरी है। कई कई क्या, मैं खुद का बता रहा हूँ, मेरा सीजीएल भी क्लियर हुआ था पिछली बार, जिस 2022 वाला। मेंस नहीं ठीक से दे पाया, इधर सीपीओ का फिजिकल था, स्ट्रेस ज़्यादा था, फिजिकल की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है, तो मतलब उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया मैं। प्री में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, 160 मार्क्स थे मेरे। टाइपिंग भी करनी थी, टाइपिंग कभी की नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि भाई टाइपिंग भी करनी होती है। तो टाइपिंग का भी प्रेशर था, टाइपिंग भी सीखनी है, तो 1 महीने में टाइपिंग भी सीखे, टाइपिंग भी क्लियर करे। 1% एरर था मेरा, 1 महीने में टाइपिंग सीख गया था मैं। और कंप्यूटर भी ऐड हो गया, तो कंप्यूटर और एक टाइपिंग, जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है सबसे पहले उसको 1-1 घंटा देना शुरू कर दे, जिससे कि जब आपका एग्जाम हो तो आपके ऊपर प्रेशर ना हो, आप सिर्फ अपने मार्क्स जहाँ से आपकी मेरिट बननी है, टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है और आपका कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग है। आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ लगातार रनिंग में रखनी है और सीखते रहना है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप 1 घंटा टाइपिंग, 1 घंटा बहुत बता रहा हूँ, आधा घंटा अगर आप टाइपिंग को देते हैं, बेसिक्स आपके क्लियर है टाइपिंग में, तो 1 महीने 1.5 महीने में आपकी अच्छी स्पीड आने लगेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद किया है। मैं जब पहली बार टाइपिंग शुरू किया था तो 1 घंटा सुबह करता था, 1 घंटा शाम को करता था, मेरी 32-33 की स्पीड आने लगी। ठीक है। तो जो नया एस्पिरेंट है उसको सबसे पहले ये 2 चीज़ें लेके चलनी है। और अपना कोई कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। कोचिंग हमें मार्गदर्शन करती है, कोचिंग हमारा सिलेक्शन नहीं दिलाती है। कोचिंग आपको चलना सिखा देगी, करना आपको खुद ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोचिंग आपको सिखा देगी कि भाई नहीं, मेरे यहाँ 6 महीने आप पढ़ेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं मानता हूँ बेशक कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है एक एस्पिरेंट्स के जीवन में, डायरेक्शन के बेस पे। और बहुत ज़रूरी है जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पे विश्वास करना। जैसा वो बोल रहे हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका, वो आपको बता रहे हैं कि आपको 6 महीने बाद जब आप कोचिंग करके निकल जाएंगे यहाँ से, आपको कैसे चलना है। आप उसमें अपना दिमाग मत लगाइए कि मैं यहाँ पे पीएचडी करूँगा। मान लीजिए मैथ पढ़ रहा हूँ तो मैथ की 10 किताबें पढ़ूंगा, इंग्लिश की 10 किताबें पढ़ूंगा, उसकी भी किताब पढ़ दूंगा, सारी किताबें पढ़ दूंगा, सारे टीचरों की किताबें, तो वो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक किताब पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, उसको ही बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही साथ बात करें आपकी स्ट्रेटजी को लेकर, तो आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से थी? आपका शेड्यूल क्या था स्टडी करने का? कैसे अपने आप को मेंटेन करते? पूरा दिन आपका कैसा रहता था? शेड्यूल और स्ट्रेटजी एक एस्पिरेंट्स के जीवन में बहुत महत्व रखती है। डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, डिसिप्लिन के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। आप पढ़ाई क्या, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक साधारण प्राइवेट नौकरी करने वाला भी होगा ना, तो उसको भी डिसिप्लिन चाहिए भाई। मान लीजिए आप, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक वेंडर है, वेंडर मतलब ठेले वाला भी है, तो उसको पता है अगर मैं सुबह 8 बजे नहीं पहुँचूंगा रोड पे ठेला लेके, तो वो मुझसे पहले और लोग हैं उसी की जगह कंपटीशन में। आप समझिएगा, छोटी सी बात से आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा, अगर 8 बजे या उससे पहले नहीं पहुँचूंगा, तो मेरी दुकानदारी उतनी नहीं होगी, समझे। तो डिसिप्लिन तो छोटे से लेके बड़े काम में, वो तो बहुत छोटा काम है भाई, वो अपने पेट पालने के लिए कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, लेकिन उसको करना तो है। उसको पता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा
तो मेरी कमाई नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, घर नहीं चलेगा। तो वैसे ही आपका जीवन है, एस्पिरेंट का जीवन उससे भी कठिन है। आप सुबह उठेंगे, सुबह एस्पिरेंट को क्या होता है, कई बार ऐसा होता है एस्पिरेंट्स सोचते हैं नहीं यार चलो 10 बजे उठ जाता हूँ, लाइब्रेरी चले जाऊंगा, पढ़ लूंगा, 4 घंटे बैठ जाऊंगा, 10 घंटे बैठ जाऊंगा और उसमें कर लूंगा मैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, समय आपको बांधना पड़ेगा, इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे नाश्ता करना है, और समय से ये टाइमिंग मैंने मैथ्स के लिए फिक्स कर रखा है, ये टाइमिंग रीजनिंग के लिए फिक्स कर रखा है, इंग्लिश इतनी देर पढ़नी है, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें, स्पेशली सीपीओ के लिए। इस इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि भाई 250 नंबर की इंग्लिश होती है। तो डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी तो बहुत ज़रूरी है। जो एसएससी सीजीएल है उसका प्रीलिम्स भी हुआ है, उसका मेंस भी आपका होने वाला है, और उसके आपको बहुत बहुत बधाई। और जो न्यू एस्पिरेंट आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगा? न्यू एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज यही रहेगा कि कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कहाँ पहले कभी एसएससी में, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, आज 30 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है। तो कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आपको समय कम समय में ज़्यादा अप्रोच करनी होगी, तेज़ी से काम करना होगा, मार्ग से भटकना नहीं होगा। मार्ग मतलब आपको क्लियर कट रखना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी समस्या एक बच्चे के जीवन में, तैयारी करने वाले बच्चे के जीवन में यही रहती है कि मैं क्या पढूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्टेड बच्चों से पूछेंगे पहले कि भाई आपने क्या पढ़ा, टीचर्स से पूछेंगे पहले, बाद में कि बोले सर मैं कैसे करूं। जहां भी जाएंगे वो यही पूछेंगे क्या पढूं, वो पूछेंगे सबकी लेकिन करते अपने मन की हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप विश्वास करें। आप अगर साधारण सी बात लेंगे, मतलब एग्जाम्पल तौर पे समझा रहा हूँ, मेरा बहुत मतलब मेरा तरीका यही है कि मैं किसी को बात ना समझ में आए तो एग्जाम्पल से समझा दूं, जिससे कि वो अच्छे से समझ जाए। अब मानिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो गई है, आप डॉक्टर पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, कभी जीवन में ठीक नहीं हो पाएंगे। आप चाहे 100 डॉक्टर को दिखा लीजिए, आप कितने से बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए, मन की संतुष्टि हो जाएगी, ठीक नहीं हो पाएंगे। तो आपको विश्वास करना होगा। आप विश्वास नॉर्मल क्लिनिक तो 100% ठीक होगा। आप विश्वास करना है, भटकना नहीं है, क्लियर चलना है अपने लाइन में। क्लियर चलते रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, तो एस्पिरेंट्स के जीवन में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखते होंगे कि एक एवरेज बच्चा है जो ग्रेजुएशन में सिर्फ पास ही हुआ है 3rd डिवीज़न से, वो इंस्पेक्टर बन जाता है। वो क्यों बना? वो सिर्फ इसलिए बना कि वो लगातार लगा रहा, कंसिस्टेंट रहा वो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स में। अगर आप थोड़ा सा भी डिले हुए तो आप मान के चलिएगा कि 50,000 बच्चे से पीछे आ रहा है। 50,000 बच्चे से पीछे जाने का मतलब है आपका सिलेक्शन पीछे हो गया। एक एक नंबर से कोई इंस्पेक्टर बन जाता है, कोई पीए ऐसे ले जाता है, कोई अधिकारी बन जाएगा, कोई उससे नीचे की पोस्ट ले लेगा। तो नंबर का महत्व समझते हुए और तैयारी का महत्व समझते हुए और सिलेक्शन कितनी जल्दी लेना है इस चीज़ का महत्व समझते हुए आदमी को मतलब कंसिस्टेंस रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। और लगातार पढ़ते रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, 8-9 महीने में आप सीजीएल या सीपीओ जो भी एसएससी का एग्ज़ाम है वो आप क्लियर कर लेंगे, अच्छा क्लियर कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया। और अभी कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आप लोगों के लिए। और आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपका डाउट अभी कहाँ पर है, क्या आपकी राय है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।